Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Arbitration Act 1940 and in today's video we are going to discuss Section 13 of Arbitration Act. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 13 of Arbitration Act deals with the topic of powers of arbitrator. हम डिस्कस कर रहे हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को. आर्बिट्रेशन क्या है? सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एंड फॉर दिस पर्पस पार्टीज अपॉइंट एन इम्पार्शियल पर्सन फॉर देमसेल्फ व्हिच इज कॉल्ड एन आर्बिट्रेटर हु रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज बाय इशूइंग अ डिसीजन दैट इज कॉल्ड अवॉर्ड. अब आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि आर्बिट्रेटर के पास कौन कौन सी पावर्स हैं अवार्ड जारी करने की, पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व आउट करने की, वो कौन कौन से इख्तियारात हैं जो अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट इस आर्बिट्रेटर को दिए गए हैं. लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि इस सेक्शन 13 के अंदर जो बात की गई है वो टोटली बेस करती है इस स्टेटमेंट के ऊपर. क्या? कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज डोमिनेंट अपॉन द पावर्स ऑफ एन आर्बिट्रेटर दैट इज डिस्क्राइब्ड अंडर दिस सेक्शन. अब इसने क्या कह दिया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो आर्बिट्रेटर की पावर्स के ऊपर डोमिनेंट है. दैट मीन्स कि सेक्शन 13 आर्बिट्रेटर की जिन पावर्स के बारे में हमें बता रहा है उन पावर्स के ऊपर ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डोमिनेंट है. हमने क्या कहा था? पार्टीज पहले से अपने दरमियान एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि जब भी उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट आएगा तो वो थ्रू आर्बिट्रेशन इसको डिसाइड करेंगी. तो अगर तो उन्होंने उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कर दिया है कि आर्बिट्रेटर इन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगा, तो फिर तो ये सेक्शन 13 अमल में नहीं लाया जाएगा. लेकिन अगर ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइलेंट है, इसमें किसी भी पावर्स को, किसी भी इख्तियारात का जिक्र नहीं किया गया, तो फिर सेक्शन 13 आर्बिट्रेटर की जिन पावर्स के बारे में बता रहा है, आर्बिट्रेटर अपनी उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट को रिजॉल्व आउट करेगा. सो सेक्शन 13 भी यही कहता है दैट आर्बिट्रेशन और umpire shall unless a different intention is expressed in the agreement. अगर तो एग्रीमेंट में कोई बात की गई है तो वो फॉलो की जाएगी. अगर एग्रीमेंट में कोई बात नहीं की गई तो फिर इस सेक्शन के अंडर दी गई पावर्स एक्सरसाइज की जाएंगी आर्बिट्रेटर की जानिब से. इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है कर्सल वर्सेस टिम्बर ऑपरेटर एंड कंट्रैक्टर लिमिटेड. इस केस लॉ के अंदर ये बात की गई थी कि आर्बिट्रेटर की जितनी भी पावर्स हैं वो टोटली डिपेंड करती हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर. सो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जहन नशीन कर लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फाइनलिटी जो हासिल है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को हासिल है. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रायोरिटाइज कर रहा है पावर्स ऑफ द आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 13. अब सेक्शन 13 के अंदर आर्बिट्रेटर को कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं? नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओथ टू द पार्टीज. अब हमने क्या कहा था? आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बिल्कुल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की तरह कंडक्ट की जाती हैं. जैसे वहाँ पर पार्टीज़ को एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिन करने से पहले पार्टीज़ हलफ लेती हैं, पार्टीज़ ओथ लेती हैं और उसके बाद वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाती हैं. तो यहाँ पर भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर भी जब भी पार्टीज़ को एग्जामिन किया जाएगा तो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले पार्टीज़ हलफ लेंगी और ये हलफ लेने की पावर किसके पास है? आर्बिट्रेटर के पास. इसी तरह सेकेंडली
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओथ टू द विटनेसेस, जिस तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में विटनेसेस आते हैं, अपनी अपनी फेवर में पार्टीज की फेवर में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाते हैं, यहाँ पर भी जब विटनेसेस आएंगे तो उनसे बाकायदा हलफ लिया जाएगा और ये हलफ लेने की पावर किसके पास है? आर्बिट्रेटर के पास। तीसरी पावर, टू स्टेट द स्पेशल केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। अब ओपिनियन ऑफ द कोर्ट से क्या मुराद है? इसको हम कह सकते हैं रेफरेंस, जो कि हम अपने सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर पढ़कर आए हैं कि जब भी लोअर कोर्ट को किसी भी केस में ऑन द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ द लॉ कोई कंफ्यूजन आती है, किसी तरह का उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो इस चीज़ को रेफर कर देती हैं अपर फोरम को, उनसे गाइडलाइंस लेने के लिए, उनसे ओपिनियन लेने के लिए। सो यहाँ पर भी अगर किसी पॉइंट पर ऑन द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ द लॉ किसी आर्बिट्रेटर को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो अपने इस केस को रेफर कर सकता है कोर्ट से, और कोर्ट जो है वो इस पर अपना ओपिनियन दे सकती है, वो कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, वो कोर्ट से मशवरा ले सकता है। क्योंकि याद रखें कि ये जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं ये लीगल एक्सपर्ट्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कोई आर्बिट्रेटर कोई वकील हो सकता है या कोई जज हो सकता है, बल्कि इनको सिर्फ और सिर्फ उस जज की हैसियत दी जाती है और उस जज की हैसियत में ये केस को जो है वो डिसाइड करते हैं। सो आर्बिट्रेटर कोर्ट को रेफर कर सकती है किसी भी केस पर जहां पर उसको कोई मुश्किल आ रही है, और याद रखें कि कोर्ट जो भी ओपिनियन देगी वो इस आर्बिट्रेटर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो कंसल्टेटिव इन नेचर होगा। आर्बिट्रेटर कोर्ट के ओपिनियन को मद्देनजर रखते हुए फिर अपनी मर्जी से जो चीज़ उसको ठीक लगती है इन किसी भी केस से रिलेटेड, तो फिर वो अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन वो बाउंड नहीं है कि कोर्ट ने जो बात उसे बताई है वो उसी को फॉलो करे। नेक्स्ट है हमारे पास टू मेक द अवॉर्ड कंडीशनली। आर्बिट्रेटर के पास इस सेक्शन के अंडर ये पावर भी है कि वो किसी अवॉर्ड को कंडीशनली भी जारी कर सकता है। अब आर्बिट्रेटर का काम क्या है? अवॉर्ड को फाइनलाइज करना। तो आर्बिट्रेटर अगर कोई अवार्ड जारी करता है तो इस सेक्शन के अंडर उसके पास ये पावर है कि वो कंडीशनल अवार्ड भी जारी कर सकता है, यानी कि वो कोई शर्त रख सकता है कि अगर ये काम हो गया तो फिर इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर इस चीज़ को आगे लेकर नहीं जाया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा। सो वो कंडीशनल अवार्ड भी जारी कर सकता है, लेकिन कंडीशनल अवार्ड की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट इज टू मेक द अवार्ड इन अल्टरनेटिव। अब कंडीशनल अवार्ड के साथ साथ अल्टरनेटिव यानी कि मुतबादिल कोई रास्ता इख्तियार करना, तो आर्बिट्रेटर के पास ये पावर भी है कि वो अवार्ड जारी करते हुए कोई मुतबादिल रास्ता भी बता सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पार्टीज के दरमियान प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो अवार्ड जारी करते वक्त ये भी कह सकता है कि अगर प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती दूसरी पार्टी को तो उसके बदले में पैसे दिए जाएं, यानी कि वो एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ का भी फैसला कर सकता है जो कि सफिशेंट इनफ होगी। इसके बाद नेक्स्ट पावर है करेक्शन इन अवार्ड। आर्बिट्रेटर जो भी अवार्ड जारी करता है उसके पास अंडर सेक्शन 13 ये पावर भी है कि अगर उस अवार्ड के अंदर किसी तरह की कोई क्लरिकल मिस्टेक है, कोई गलती है जो कि एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन से अराइज हुई है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ अवार्ड के अंदर एडअप करनी ज़रूरी थी लेकिन एडअप नहीं की गई, आपने उसको ओमिट किया है, या जो चीज़ ऐड करनी ज़रूरी नहीं थी आपने वो चीज़ एडअप कर दी है लेकिन वो इंटेंशनली नहीं की, वो एक्सीडेंटल है, वो विदाउट इंटेंशन है, तो अंडर दिस सेक्शन आर्बिट्रेटर के पास ये पावर है कि अगर ये करेक्शन जो है वो डिसीजन ऑफ द केस को अफेक्ट नहीं कर रही तो वो अवार्ड को करेक्ट कर सकता है। लास्ट इज इंटेरोगेशन।
आर्बिट्रेटर के पास ये पावर भी है कि जो पार्टीज उसके सामने अपना डिस्प्यूट लेकर आई हैं वो उन पार्टीज को इंटेरोगेट कर सकता है, उन पार्टीज से सवाल जवाब कर सकता है इस केस के मुतालिक, वो उनसे कुछ भी पूछगछ कर सकता है जो भी मेरिट्स ऑफ द केस को डिसाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो सेक्शन 13 के अंदर हमें आर्बिट्रेटर की पावर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि आर्बिट्रेशन की ये सारी पावर्स डोमिनेंट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन पावर्स के ऊपर डोमिनेंट है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जहां पर पावर्स को डिस्क्राइब किया गया है वहां पर इस सेक्शन को अमल में नहीं लाया जाएगा। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइलेंट है तो फिर इन पावर्स को एक्सरसाइज किया जाएगा किसी भी आर्बिट्रेटर की जानिब से। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 13 के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।